सीरिया के भीतर प्रवेश कर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात और दक्षिणी सीरिया के कब्जे वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर देने वाला वो दृश्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लंबे गलियारों में एक बार फिर अस्थिरता की गूंज तेज कर दी है। बुधवार को सामने आए उन वीडियो के बाद पूरी दुनिया में एक तीखी बहस छिड़ है, जहां एक सैन्य विमान से उतरते हुए नेतन्याहू अपने साथ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दक्षिणी सीरिया के उस हिस्से में दिखाई देते हैं जिसे लेकर पहले ही कई देशों की गंभीर चिंता बनी हुई है। ये वही क्षेत्र है जिसके बारे में लंबे समय से रिपोर्टें आती रही हैं कि सीरियाई सत्ता परिवर्तन के बाद गोलान हाइट्स के बफर जोन में इजरायल की सैन्य मौजूदगी और भी गहरी हो गई है। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया में अस्थिरता और गाजा युद्ध के मानवीय संकट को लेकर सवाल उठा ही रहा था, तभी ये कदम कई देशों के लिए चिंता का दूसरा अध्याय बनकर उभरा है, क्योंकि वीडियो में सैनिकों की प्रशंसा करते हुए नेतन्याहू का अंदाज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से कई नए प्रश्न छोड़ जाता है। सीरिया ने तत्काल इस कदम की निंदा की, संयुक्त राष्ट्र ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की और कई अन्य देशों ने इसे एक ऐसे कदम के रूप में देखा जो पहले से जले हुए क्षेत्रीय तनाव में और चिंगारी डाल सकता है, खासकर तब जब गाजा में पिछले कई वर्षों से जारी संघर्ष ने हजारों नागरिकों की जान ले ली है। और हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पोलैंड के सरकारी संस्था नाइट्रोकेम ने ऐसे विस्फोटक पदार्थ, विशेषकर TNT, उन अमेरिकी हथियार निर्माताओं को सप्लाई किए जिन्हें बाद में इजरायल की बमबारी में इस्तेमाल किया गया। ये रिपोर्ट, जिसे प्रो फिलिस्तीनी संगठनों ने जारी किया है, कहती है कि पोलैंड यूरोपीय संघ और नाटो का सबसे बड़ा TNT उत्पादक है और अमेरिका को होने वाली लगभग 90% आपूर्ति उसी से आती है। और यही विस्फोटक बाद में MK-80 सीरीज के बमों और BLU-109 बंकर बस्टर बमों में प्रयोग किए गए, जिन्हें गाजा में गिराए जाने के कई दृश्य पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाई दे चुके हैं। रिपोर्ट का कहना है कि TNT और एल्यूमिनियम पाउडर से बने इन बमों ने गाजा में भारी तबाही मचाई और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कई इस्तेमाल को संभावित युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है, जैसे कि जाबालिया शरणार्थी शिविर पर गिराया गया MK-84 बम, जिसे वीडियो फुटेज में प्रमाणित किया गया था, जबकि युद्ध शुरू होने के पहले महीने में ही 25,000 टन से अधिक विस्फोटक गाजा में गिराए गई, जिसकी तुलना 2 परमाणु बमों से की गई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि नाइट्रोकेम और अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स के बीच 2016 से ही व्यापार जारी था और 2025 में $310 मिलियन का एक और बड़ा समझौता हुआ, जिसके तहत 2027 से 2029 के बीच 18,000 टन TNT सप्लाई किया जाना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पहले ही हथियारों की सप्लाई पर सतर्कता की सिफारिश की थी। इसी तनावपूर्ण भूराजनीतिक माहौल के बीच एक और बड़ा राजनीतिक अध्याय खुलता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अनुरोध पर सूडान के चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम करने का ऐलान करते हैं। और ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि सूडान की मानवीय स्थिति गंभीर है और वो जल्द ही UAE, मिस्र और सऊदी अरब सहित कई मध्यस्थ देशों के साथ पहल शुरू करेंगे। हालांकि वो ये भी स्वीकारते हैं कि ये आसान नहीं होगा। इस घोषणा के साथ ही ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि ट्रंप हाल के वर्षों में जिन 7 संघर्षों को रोकने का दावा करते रहे हैं, वे किस हद तक वास्तविक और कितना राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हैं। इसी दौरान अमेरिका में एक और मुद्दे ने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है, जब ट्रंप ने बताया कि वो न्यूयॉर्क के नए निर्वाचित मेयर जोहरान मामदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने उनकी दक्षिण एशियाई पहचान का मजाक उड़ाया था और यह तक कहा था कि अगर कोई मुस्लिम मेयर चुना गया तो न्यूयॉर्क को मिलने वाला संघीय फंड रोक दिया जाएगा, जिस पर मामदानी ने जीत के बाद बेहद तीखे शब्दों में पलटवार किया था और कहा था कि ट्रंप आवाज बढ़ाओ, जिससे यह संकेत मिलता है कि न्यूयॉर्क की राजनीति एक नए मोड़ पर है। इन सारी राजनीतिक हलचलों के बीच एक समुद्री विवाद भी सुर्खियों में रहा, जब ईरान ने कुछ दिन पहले जब्त किए गए मार्शल द्वीप के झंडे वाले तेल टैंकर ताला को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया और जहाज परिचालन कंपनी ने कहा कि सभी 21 क्रू सुरक्षित हैं, किसी पर आरोप नहीं लगाया गया और हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय कार्गो उतारने के बाद जहाज को रिहा कर दिया गया, जबकि ये वही जल मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापारिक रूप से गुजरता है। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और वैश्विक शक्ति केंद्रों के बीच तनाव किस तरह एक के बाद एक कई मोर्चों पर बढ़ रहा है, जहां इजरायल सीरिया सीमा पर बढ़ती गतिविधियां, गाजा में हुए हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच, सूडान में जारी युद्ध और अमेरिका में बदलते राजनीतिक समीकरण आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि दुनिया एक नए दौर के अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। और यही वो बिंदु है जहां हर
देश, हर संस्था और हर नेतृत्व के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि वे आने वाले महीनों में किस दिशा को चुनेंगे और क्या इस बार इंसानी जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर भू राजनीति एक बार फिर मानवीय त्रासदी के ऊपर हावी होगी। ये सब दुनिया को चिंता में डालने वाला एक सच्चा और अस्थिर कर देने वाला परिदृश्य बनकर उभरता है, जिसे हर जिम्मेदार नागरिक और हर नेतृत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।